My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions on averages that have appeared in CAT previous year examination. This is the second session. First session, we have already done some questions. So if you not check out that, you can also check out that as well after this session. So first question, that is from CAT 2020. Let A, B and C be three positive integers such that sum of A and mean of B and C is 5. In addition, sum of B and mean of A and C is 7. तो सम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? इक्वेशन बनाते हैं इजीली, ठीक है. सो ए बी सी में इक्वेशन बनाते हैं. पहला इक्वेशन हमारा कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी प्लस सी. सो ए मीन यानी एवरेज ऑफ बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 5. सेकेंड लाइन, द सम ऑफ बी एंड मीन ऑफ ए प्लस सी इज 7, तो बी प्लस ए प्लस सी बाई 2, दिस इज 7. मल्टीप्लाई बोथ दीज इक्वेशंस बाई 2 so that ये डिवाइड बाई 2 वाला टंटा खत्म हो जाए. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन विल बी 2b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 14. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है. सच फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, a प्लस b प्लस c, सेकेंड में है b प्लस a प्लस b प्लस c. तो जैसे ही तुम डिफरेंस लोगे तो क्या डिफरेंस आएगा हमें, b माइनस ए मिलेगा, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही है. तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू 4. ओके, और क्वेश्चन हमें साफ साफ कह रहा है ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स. दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव है यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि a इज लेसर देन b, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, मिनिमम भी होगा a, तो कैन बी 1. And if a is 1, b minus a 4 है, तो b can be 5. b can be 5. अब a 1 से बड़ा ही होना है, तो then a can be 2 and b can be 6. तो think about it, b plus a का सम क्या आ गया हमारा, फर्स्ट केस में 6 आ रहा है, a plus b फर्स्ट केस में 6 आ रहा है, सेकेंड केस में 8 आ रहा है. और अब वैल्यूज हम अगर 3 लेंगे a को, b को 7 लेंगे, तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, यानी a plus b का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, सम ऑफ ए एंड बी, तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज 6 से छोटी वैल्यू हो नहीं सकती, तो 4 आंसर नहीं आ सकता, बाकी 5 7 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 6 के बाद नेक्स्ट 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन में पूरा नहीं सॉल्व किया, बट क्वेश्चन खत्म हो गया. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि क्वेश्चन इज डन अंडरस्टूड. अदरवाइज इसके बाद में और कहानी कर सकते हो, अपना टाइम खराब कर सकते हो एग्जाम में, जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बिकॉज ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से छोटा ए हो नहीं सकता, और मिनिमम वैल्यू ऑफ बी एंड ए टर्न्स आउट टू बी 6 ओनली, and hence option C will be the answer. Okay, clear है, ठीक है. अभी तो हमारे पास टाइम है, तो we can solve further as well that b is equal to a plus 4, and you can put this in first equation. Put कर दो, b is equal to a plus 4 put करोगे, this will become 2a plus a plus 4 plus c, that is equal to 10. So 3a plus c will be equal to 6. अब a और c बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो a का वैल्यू मिनिमम भी होगा तो कितना होगा, 1 होगा. एंड इफ a इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस c इज इक्वल टू 6, तो c विल बी 3. अब a को 2 कर दोगे, c आ जाएगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल. तो डेफिनेटली देयर इज ओनली वन केस व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3, b विल बी इक्वल टू 5. ओके, a इज 1, c इज 3, b इज इक्वल टू 5. So that is the only case possible. Okay, next question. The mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB where a is greater than 0 क्या होगा? Mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB, यानी कि first 2 digits same है, then next 2 digits भी same है. AABB can be written as, this can be written as, this is a into 1000, a into 10 cube plus this a into 10 square, 2 digits है इसके बाद, प्लस b into 10 to the power 1 प्लस लास्ट b into 10 to the power 0. Basically this is a into 1000 plus 100, so 1100 times a, 1100 times a plus b into 10 plus 1, तो 11b. This is our number. Okay, or all these are 4-digit even natural numbers. So if they are even natural numbers, in that case b must be even,
B must be even. So if B is even, तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है B? B can be 0, B can be equal to 0 और 2 और 4 और 6 और 8, और B can be 0 क्योंकि B तो लास्ट में आ रहा है, बट A 0 नहीं हो सकता है, स्टार्ट में आ रहा है। तो A क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? A can take values from 0 to 9, एनी वैल्यू। एक सेकंड, 6 के बाद 7 आएगा, 9 थोड़ी आएगा। 7 8 9 टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी? एक सेकंड, 0 क्यों कर दिया A में? A 0 नहीं हो सकता। सो 9 वैल्यूज फॉर A एंड 5 वैल्यूज फॉर B, 9 वैल्यूज फॉर A एंड 5 वैल्यूज फॉर B। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? 9 फॉर A, 5 फॉर B, 9 into 5, 45 नंबर्स विल बी देयर। ठीक है, 9 into 5, 45 सच नंबर्स। ओके, और नंबर्स हमारे क्या होंगे? स्मॉलेस्ट नंबर कुड बी 1 1 0 0, देन 1 1 2 2, 1 1 4 4, 1 1 6 6, 1 1 8 8, देन 2 2 0 0, 2 2 2 2। अब डिस्टिंक्ट होना तो जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं। 2 2 4 4, 2 2 6 6, 2 2 8 8 एंड सो ऑन till 9 9 0 0 एंड सो ऑन till 9 9 8 8। टोटल 45 नंबर्स होंगे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बट तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? टोटल 45 नंबर्स होंगे। अब हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, दिस ए बी बी इज इक्वल टू 1100 टाइम्स ए प्लस 11 टाइम्स बी, और ए हमारी कितनी वैल्यूज ले रहा है? ए वैल्यूज ले रहा है टोटल 9, और ए 1 वैल्यू कितने टाइम्स लेगा? ए 1 वैल्यू कितने टाइम्स लेगा? सो चेक करो कितने नंबर्स बन रहे हैं हमारे। 11 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, कितने हैं? 5। तो ए इज टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 1 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स ले रहा है, तो वी कैन राइट 1100 ए एज 1100 को ले लो कॉमन, तो इनसाइड दैट ए विल बी टेकिंग 5 टाइम्स वैल्यू इक्वल टू 1, तो 5 into 1 प्लस 5 टाइम्स ए विल बी टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 2 प्लस 5 टाइम्स ए विल बी टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 3 एंड सो ऑन 5 टाइम्स इट विल बी टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 9। ठीक है, तो दिस विल बी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। सिमिलरली 11 टाइम्स बी, और बी वैल्यू क्या ले रहा है? बी वैल्यू ले रहा है 0 0 0 ले रहा है, 2 ले रहा है, 4 ले रहा है, 6 ले रहा है, 8 ले रहा है, 5 वैल्यूज ले रहा है, टोटल नंबर्स 45 है। तो ए 0 0 बी वैल्यू 0 0 कितने टाइम्स लेगा? 9 टाइम्स लेगा। 9 टाइम्स लेगा फ्रॉम 11 22 टिल 99, 9 टाइम्स लेगा। ठीक है, सो फॉर बी दिस विल बी 11 into 9 into 0 प्लस 9 into 2 प्लस 9 into 4 टिल 9 into 8। दिस विल बी सम ऑफ ऑल द नंबर्स। सम मिल गया हमको, हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज के लिए डिवाइड दिस बाय 45। डिवाइड दिस होल समेशन by 45। ओके, सो 1100 5 आ जाएगा कॉमन इनटू 5, इनसाइड दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 9। दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 45 प्लस 11, और 9 वहां पे आ जाएगा कॉमन, एंड 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 45। 9 बचेगा, 9 से सिंप्लीफाई करोगे 5 बचेगा। ओके, नाउ 1100 इंटू सम कितना है? 1 से लेकर 9 तक का सम कितना आएगा? 45 आता है। 1100 इंटू 45 बाई 9, तो 1100 इंटू 5 आ गया, प्लस 11 इंटू 2 4 6 8 सम आएगा हमारा 20 बाई 5, तो 11 इंटू 4 आ गया। दिस विल बी 1100 इंटू 5 5500 44 5544। दिस विल बी द आंसर। कितनी लंबी कहानी हो गई एक आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कन्वर्जन अप्रोच जिससे कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहां पे हमारे जो केसेस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल केसेस बन रहे हैं, जो केसेस हमारे परफेक्टली सिमेट्रिकल है। जहां जहां पे ए के लिए हमारे पास 9 पॉसिबल वैल्यूज है, बी के लिए 5 पॉसिबल वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे बन रहे हैं 45। ओके, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें नंबर्स जो लेने थे, कोई कंडीशन होता है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1200 और ग्रेटर देन 2000 ग्रेटर देन 5000, तो वहां पे कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, वहां पे हमें ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता, ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ता, ज्यादा कंसर्न होना पड़ता है अबाउट द कैलकुलेशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, तो एवरेज लेने के लिए हम चीजों को और भी आसान अपने लिए कर सकते थे, और वैसे ही करेंगे। सो व्हाट शुड हैव बीन द बेटर अप्रोच? ठीक है, ए बी बी इज द फॉर्म ए इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 11 22 33 44
55, 66, 77, 88, 99, ऑल 9 वैल्यूज, और सारी की सारी वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ले रहा है, सारी वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ले रहा है, सारी वैल्यूज 5 टाइम्स ले रहा है, isn't it so? And BB is from 00, 22, 44, 66, 88, और ये वैल्यूज भी सारी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ले रहा है, ऑल द वैल्यूज आर बीइंग टेकन 9 टाइम्स। तो बस तुम इंडिविजुअली एवरेज ले लो, तो ए की वैल्यूज का एवरेज क्या आएगा, 11 से लेकर 99 तक, एवरेज विल बी द मिडिल वैल्यू विच इज 55। सिमिलरली बीबी की वैल्यूज का एवरेज क्या आएगा, 00 से लेकर 88 तक, मिडिल वैल्यू विल बी 44, एवरेज विल बी 5544। दिस विल बी अवर आंसर स्ट्रेट अवे, ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन में और कोई फर्दर कंडीशन नहीं है। जस्ट इन केस कोई फर्दर कंडीशन होता कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस और ग्रेटर देन दैट, तब फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होना पड़ता, फिर चीजों को ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज तब फिर सारी वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स नहीं ली होती। ओके, बट यहां पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो इजीली विल बी कैलकुलेटिंग, और दिस शुड बी अवर अप्रोच, नॉट द वन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। वो एक प्रॉपर तरीका है, वो भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज जब क्वेश्चन फंसेगा, लंबा होगा और कंडीशन होगा एडिशनल, तो फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और फिर वहां पे कुछ केसेस में 5 होगा, कुछ केसेस में 4 होगा, उसको सेपरेटली कंसीडर करेंगे, अदरवाइज दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स एंड गॉट आउट ऑन ऑल ओकेजन्स। तो टोटल इनिंग्स कितनी प्ले की हैं, n+2, एंड ही गॉट आउट ऑन ऑल द ओकेजन्स। आउट ऑफ दीज n+2 इनिंग्स, अच्छा n+2 इनिंग्स में एवरेज स्कोर इज 29 रन, एवरेज इज 29, and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings. So n innings का तो अभी हमें नहीं पता, but in last 2 innings he scored 38 and 15. The batsman scored less than 38 runs in each of the first n innings. So first n innings में score was less than 38, less than और equal to नहीं है, less than 38 है। So all scores are less than 38, यानी maximum value भी score का होगा 37 होगा। In these n innings, his average score was 30 runs. The average was 30, and the lowest score was x. Okay, lowest was x. And question यही पूछ रहा है हमसे कि what is the smallest possible value of x, क्या होगा smallest possible value of x क्या होगा। ठीक है, तो हमें लास्ट 2 इनिंग्स में स्कोर तो फिक्स्ड है 38 and 15, टोटल एवरेज भी फिक्स्ड है, और हमारा n इनिंग्स का एवरेज भी फिक्स्ड है, और अगर n इनिंग्स का एवरेज फिक्स्ड है तो सम भी फिक्स्ड हो गया, सम भी फिक्स्ड हो गया। ठीक है, पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो n+2 इनिंग्स का एवरेज है 29, n इनिंग्स का एवरेज है 30, बस इक्वेशन बना लो, सम क्या आ जाएगा, n+2 इंटू 29 इज द टोटल सम इज इक्वल टू n इंटू 30 प्लस 38 प्लस 15, so this becomes 29n plus 58 is equal to 30n plus 53, so n will be equal to 5, n will be equal to 5, n equal to 5 आ गया। ओके, यानी कि 5 टोटल इनिंग्स है, तो सम क्या आ जाएगा, 30 एवरेज है 5 इनिंग्स का, 30 इज द एवरेज ऑफ 5 इनिंग्स, तो सम ऑफ 5 इनिंग्स, सम ऑफ स्कोर इन n इनिंग्स, क्योंकि n इज इक्वल टू 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 into 30, 150, and the condition is that all scores in those n innings are less than 38, and we have to minimize x का वैल्यू, जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको मिनिमाइज करना है। तो क्योंकि टोटल सम हमारा फिक्स्ड है, सम तो फिक्स्ड है, तो बाकी सारे स्कोर्स को बस मैक्सिमाइज कर दो, बाकी सारे स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर दो, तो ऑल द अदर स्कोर्स शुड बी 37, तभी हमारा x मिनिमम हो पाएगा। ठीक है, and if remaining score is x, तो x plus all these values of 37 total is 150, और 37 into 4 आता है 148, तो यहां से x equal to 2, x equal to 2 आ जाएगा। लेस देन 38 था, मैक्सिमम कैन बी टेकन 37, और क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सब स्कोर जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसा तो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो 37 हम ले सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट का कंडीशन होता तो 37, 36, 35, 34 इस तरह से लेते, फिर x का वैल्यू डिफरेंट आता, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं, तो x विल बी इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, that is equal to 2। अप्रोच क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a group of 10 students the mean of the lowest 9 scores is 42 while the mean of the highest 9 scores is 47. Mean of the lowest 9 scores is 42, mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by what range? क्या वैल्यू होगा? 10 स्टूडेंट्स इन टोटल है। ओके, और हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे स्कोर्स लगा दिया, तो मीन ऑफ द लोएस्ट 9 स्कोर्स इज 42. So if mean is 42 of the lowest 9 scores,
एंड लेट अस से लोवेस्ट स्कोर इज L, ठीक है, बाकी 8 और स्कोर्स होंगे बीच में, ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर इज H, टोटल 10 वैल्यूज है, लोवेस्ट स्कोर इज L, हाईएस्ट स्कोर इज H, तो सबका सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज क्या आ जाएगा, या फिर A1 और A10 मान लेते हैं, ठीक है, A1 और A10 मान लेते हैं, A1 से स्टार्ट हो रहा है, A10 पे खत्म हो रहा है, A10 मैक्सिमम है और A1 मिनिमम है, A1 इज मिनिमम, A10 इज मैक्सिमम। फर्स्ट कंडीशन है मीन ऑफ द लोवेस्ट 9, लोवेस्ट 9 स्कोर्स में हाईएस्ट वाला नहीं आएगा, A10 नहीं आएगा, तो फ्रॉम A1 टू A9 सम इज इक्वल टू 9 इंटू 42, एंड फ्रॉम A2 टू A10, क्योंकि फिर हाईएस्ट 9 में A1 नहीं आएगा, मिनिमम नहीं आएगा, सो फ्रॉम A2 टू A10 सम इज 9 इंटू 47। ओके, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्या डिफरेंस आएगा, सो दैट विल बी A10 माइनस A1 एंड दैट विल इक्वल टू 9 इंटू 47 माइनस 42, 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 45, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 45। ऐसे भी सोच सकते थे कि लोएस्ट 9 और हाईएस्ट 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 9 ही है दोनों केसेस में, रिप्लेसमेंट हो रहा है, लोएस्ट 9 में हमारा A1 इंक्लूडेड है, हाईएस्ट 9 में A10 इंक्लूडेड है, तो A1 को जब हम A10 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा एवरेज चेंज हो रहा है 42 से 47। When we are replacing A1 by A10, तो एवरेज इज चेंजिंग फ्रॉम 42 टू 47, और टोटल 5 का इंक्रीज हो रहा है एवरेज में, और 9 वैल्यूज हैं, तो A1 और A10 में डिफरेंस कितने का होगा, 9 इंटू 5 का डिफरेंस होगा 45 का, ठीक है, क्योंकि एवरेज में हमारा 5 का इंक्रीज हो रहा है, सम में इंक्रीज होगा 45 का, तो A10 माइनस A1 विल बी इक्वल टू 45, ठीक है, इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेट अवे आंसर लिख देते, 45 आ जाएगा, क्लियर, दोनों का डिफरेंस 45 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट पॉसिबल मीन एंड लोवेस्ट पॉसिबल मीन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबल मीन कब निकलेगा और लोवेस्ट पॉसिबल मीन कब निकलेगा, बस अब ये सोचना बाकी रह गया, यही सोचना बाकी रह गया। ओके, सो देयर विल बी 2 केसेस, एक्सट्रीम केसेस लेंगे, ठीक है, 2 एक्सट्रीम केसेस लेंगे, तो फर्स्ट एक्सट्रीम क्या होगा, A1 से लेके A9 तक का जो लोवेस्ट हमारा मीन है, लोवेस्ट 9 स्कोर्स का, दैट इज 42। अगर हम सारी की सारी वैल्यूज को बराबर कर दें, अगर हम सारी की सारी वैल्यूज को इक्वल कंसिडर कर लें, और अगर हम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं तो यानी कि A1 को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वी आर मैक्सिमाइजिंग A1, तो सारी वैल्यूज हमारी मैक्सिमाइज हो जाएंगी इफेक्टिवली, इजंट इट सो, क्योंकि A1 को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको भी मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, और इससे फर्क ये पड़ेगा क्योंकि A1 एंड A10 आर कनेक्टेड, बोथ आर कनेक्टेड, तो अगर हमारा A1 मैक्सिमाइज हो जाएगा जो कि लोएस्ट है, ये सोच के देखो कि 42 हमारा लोएस्ट 9 स्कोर्स का मीन है, तो A1 डेफिनेटली 42 से छोटा होगा, या एट द मैक्स 42 तब होगा जबकि सारी वैल्यूज बराबर हो, तो A1 को हमने 42 कर दिया, यानी कि हमने टोटल स्कोर में A1 को मैक्सिमाइज कर दिया, और A1 और A10 कनेक्टेड है, A10 उससे 45 ज्यादा होगा, यानी कि टोटल स्कोर हमारा जो समेशन ऑफ ऑल द 10 स्कोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो मीन हमारा हाईएस्ट पॉसिबल हो जाएगा। फर्स्ट केस ये जो हमने लिया A1 इक्वल टू 42, यहां पे हमारा मीन विल बी हाईएस्ट पॉसिबल, ठीक है, सो फर्स्ट केस when A1 is equal to 42, so all 9 values are 42, from A1 to A9, और A10 क्या हो जाएगा, A10 will be A1 plus 45, so 42 plus 45, ओके, एवरेज क्या आ जाएगा, देखो सारी वैल्यूज 42 तो है ही है, बस A10 में 45 एक एक्स्ट्रा है, तो 45 डिवाइड बाई 10 कर दोगे, एवरेज हमारा आ जाएगा, एवरेज मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 42 प्लस जो 45 एक्स्ट्रा है 45 डिवाइड बाई 10, तो 42 प्लस 4.5 which is 46.5, this is maximum value of average। okay, second case when जब हम लास्ट वैल्यू को 47 लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट 9 का स्कोर क्या है 47 है, तो लास्ट वैल्यू को भी हमने 47 ले लिया, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 47 या तो इक्वल टू 47 हो सकता है या ग्रेटर देन 47 हो सकता है, तो हम जब लास्ट वैल्यू को भी मिनिमाइज कर रहे हैं तो हमारा टोटल सम मिनिमाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में व्हेन A1 इज 42, तो वी आर टेकिंग मैक्सिमम एवरेज वाला केस, एंड सेकेंड केस में व्हेन A10 इज इक्वल टू 47, वी आर टेकिंग मिनिमम एवरेज वाला केस। ठीक है, A10 47 है, तो लास्ट 9 वैल्यूज 47 हो जाएंगी, A1 को हमें पिक करना है, ऑल द लास्ट 9 वैल्यूज आर 47, और A1 क्या हो जाएगा, A1 विल बी 47 माइनस 45, सो A1 विल बी इक्वल टू 2, और बेसिकली 2 की बजाय लिख दो, बेटर अप्रोच है 47 माइनस 45,
बिकॉज एवरेज लेने में आसान रहेगा। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा इन दिस केस, एवरेज मिनिमम ए मिनिमम विल बी इक्वल टू 47 सारी की सारी वैल्यूज है, तो 47 तो रहेगा ही, और -45 है फर्स्ट वैल्यू, तो -45 डिवाइड बाई 10, तो दिस विल बी 47 minus 4.5, so that will be 42.5. So maximum value of average is 46.5, minimum value is 42.5, difference is equal to 4. Option A. Difference 4 हो जाएगा, option A will be the answer. Okay. Clear? Next question. Dick is thrice as old as Tom and Harry is twice as old as Dick. If Dick's age is 1 year less than the average age of all three, तो Harry का age क्या होगा in years? Tom, Dick and Harry are three persons and age of Dick is thrice as old as Tom. तो age का रेशियो क्या है Tom and Dick का 1:3, and Harry is twice as old as Dick. तो Dick और Harry का age का रेशियो क्या होगा 3:6, क्योंकि डबल एज है Harry का. Dick's age is 1 year less than average age of all three. तो 1 यूनिट है Tom का एज, 3 यूनिट है Dick का एज, 6 यूनिट है Harry का एज. एवरेज क्या हो जाएगा 6 + 3 + 1 10/3. तो 10/3 यूनिट्स एवरेज हो गया. और क्वेश्चन कह रहा है डिक्स एज इज 1 ईयर लेस और डिक का एज है 3 यूनिट्स. तो 10/3 -3 कितना बचा, 10/3 -3 इज 1/3 यूनिट्स. तो 1/3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ईयर. दिस इज एवरेज ऑफ द ग्रुप एंड दिस इज एज ऑफ द डिक. ठीक है, सो एवरेज माइनस डिक्स एज दैट इज इक्वल टू 1 ईयर. तो 1/3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 3 ईयर्स. 1 यूनिट विल बी 3 ईयर्स. तो हैरी का एज पूछ रहा है, हैरी का एज है 6 यूनिट्स, तो 6 × 3 18 years will be the answer. 18 years will be the answer. Okay. Next question. Ramesh and Gautam are among 22 students who write an examination. Ramesh scores 82.5. The average score of the 21 students other than Gautam is 62. The average score of all the 22 students is one more than the average score of the 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. तो गौतम का स्कोर क्या होगा? कॉशियसली क्वेश्चन को पढ़ो. रमेश का स्कोर हमें ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज 82.5 एंड एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62. ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लाइन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं. नेक्स्ट लाइन कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल 22 है, इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. 21 स्टूडेंट्स अदर देन द रमेश. तो रमेश का स्कोर 82.5 है, तो अदर देन रमेश यानी कि टोटल 22 माइनस रमेश का एवरेज क्या आ रहा है, 21 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या आ रहा है. अगर हम उसको मान लें x, तो ऑल द 22 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर देन द एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स, यानी कि दिस विल बी x + 1. और रमेश का स्कोर हमें पता है, इक्वेशन बना लो. सम ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा स्कोर का 22 × x + 1. दैट विल इक्वल 22 - 1 यानी कि 21 स्टूडेंट्स का. और ये 21 कौन से हैं, टोटल माइनस रमेश. ओके, 21 × x प्लस 82.5 विच इज स्कोर ऑफ रमेश. यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो 22x + 22 इज इक्वल 21x + 82.5. सो x विल बी इक्वल टू 60.5. x will be equal to 60.5. बट हमें x से मतलब नहीं, हमारा कंसर्न किससे है, x + 1 से. टोटल 22 स्टूडेंट्स का एवरेज दैट विल बी 61.5. 61.5 x + 1 विल बी 61.5 एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ, अब पढ़ते हैं लाइन को. एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62. तो गौतम के अलावा जो बाकी 21 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, 62 है, और ओवरऑल एवरेज हमें पता है 61.5 है. तो 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम का एवरेज आ रहा है 62. and this 21 is 22 minus गौतम प्लस गौतम का स्कोर हमें पता नहीं है, लेट अस से दैट इज इक्वल टू g. और टोटल सम क्या है, टोटल सम आ जाएगा हमारा 22 × एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच इज 61.5. सॉल्व कर लेंगे, g का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो g विल बी इक्वल टू 22 × 61.5. अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहां पे ये गलती नहीं करना है. 22 × 61.5 को मेंशन करोगे, इसको लिखोगे 21 × 61.5 प्लस 61.5 और लेफ्ट हैंड साइड से 21 ले आओगे तो -21 × 62. ओके, अब इन दोनों को डील करोगे, 21 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड दैट विल बी -0.5. तो 61.5 - 21 × 0.5 विच विल बी 10.5.
10.5 61.5 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा 51. 51 will be the answer. Option B will be the answer. क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान से समझना. देखो पहले केस में क्या है, दो केसेस है हमारे. जब हमने x इक्वल टू 60.5 निकाला, सो दिस इज एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. इजंट इट सो? टोटल 21 स्टूडेंट्स का एवरेज है. ध्यान से इस बात को समझना और मजा आ जाएगा. देखो 20 स्टूडेंट्स तो हमारे है ही हैं सारे के सारे, बाकी इसके अलावा रमेश बचता है और गौतम बचता है. ठीक है, तो एक केस में हमने क्या किया, 20 स्टूडेंट्स के अलावा रमेश को इंक्लूड किया. ओके 20 स्टूडेंट के अलावा रमेश को इंक्लूड किया. ये कौन सा केस है जहां पे कि गौतम को इंक्लूड नहीं किया है? तो एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62. तो दिस एवरेज इज 62. एवरेज स्कोर दिस टाइम इज 62. सेकंड केस इज जब हमने 20 स्टूडेंट्स के अलावा गौतम को इंक्लूड किया, रमेश को इंक्लूड नहीं किया. और यहां पे एवरेज क्या आएगा? व्हेन रमेश इज नॉट इंक्लूडेड, रमेश इज एक्सक्लूडेड, दैट एवरेज इज दिस वैल्यू 60.5 जो हमने कैलकुलेट किया. ओके डिफरेंस क्या आ रहा है? एवरेज में डिफरेंस इज 1.5 का. रिप्लेसमेंट ही तो है. रमेश की जगह गौतम को रिप्लेस कर दिया तो एवरेज हमारा 1.5 से रिड्यूस हो गया. और अगर रमेश की जगह गौतम को रिप्लेस करने से एवरेज रिड्यूस हुआ है 1.5 से, तो सम पे चेंज क्या आया होगा? सम पे चेंज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? दोनों के साथ 21 है. सम पे चेंज क्या होगा? डेल्टा एस विल बी 1.5 इंटू 21, क्योंकि 21 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल, तो माइनस 31.5. 31.5 का रिडक्शन आया होगा. ठीक है, सम पे 31.5 का रिडक्शन होगा जब हमने रमेश को गौतम से रिप्लेस किया. रमेश को गौतम से रिप्लेस किया. इजंट इट सो? क्लियर है? तो अब गौतम इंक्लूडेड है और हमारा सम आ गया है 31.5 कम आ गया है. तो गौतम माइनस रमेश विल बी माइनस 31.5. गौतम का स्कोर माइनस रमेश का स्कोर विल बी माइनस 31.5 और रमेश का स्कोर हमें पता है, तो गौतम का स्कोर आ जाएगा हमारा 82.5 माइनस 31.5. सो दिस विल बी इक्वल टू 51. अब ये लिखने के लिए इतना सारा लिखा है, अदरवाइज तुम्हें जैसे ही ये बात समझ में आ जाएगा तो ये बात तो समझते ही तुम समझ गए. 1.5 का रिडक्शन आ रहा है टोटल एवरेज में, सम में रिडक्शन आएगा 1.5 इंटू 21 का, तो बस 82.5 माइनस 31.5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 51. ओके और अदरवाइज भी अगर ऐसे नहीं भी करते हो तब भी ध्यान देना है, कभी भी ऐसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमेशा सिंप्लीफाई करना है. जिस तरह से सब्ट्रैक्ट किया है मैंने वैसे ही करोगे. ठीक है, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन अपने लिए बहुत मुश्किल बना लोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, छोड़ दोगे. Next question. The average of 30 integers is 5. Among these 30 integers, there are exactly 20 which do not exceed 5. Total 30 integers है हमारे पास. And average of those 30 integers is 5. Average of those 30 integers is 5. Among these 30, there are exactly 20 which do not exceed 5. So 20 of them do not exceed 5. Do not exceed 5 का मतलब क्या हुआ? They can be 5. 5 हो सकते हैं, 5 से छोटे हो सकते हैं, 5 से बड़े नहीं हो सकते बस. तो दीज नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 5. ठीक है, इक्वालिटी का ध्यान रखना है यहां पे. डू नॉट एक्सीड 5 लिखा है, दैट इंप्लाइज कि दे कैन बी इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5. एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स? तो बचे हुए 10 के लिए कुछ भी कहानी ले लो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20. तो अगर हमें इन 20 का एवरेज को हाईएस्ट पॉसिबल बनाना है, if this average has to be highest और टोटल एवरेज हमारा फिक्स्ड है, तो बचे हुए 10 का एवरेज को हमें लोएस्ट बनाना होगा, मिनिमम बनाना होगा. एंड सिंस these 20 एंड एग्जैक्टली these 20, क्वेश्चन से ये नहीं कह रहा है कि these 20 एग्जैक्टली 20, यानी कि इन 20 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 होगा. बाकी सारे के सारे नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 5 होंगे. तो 5 से बड़े नंबर्स है, पक्की बात है. और अगर 5 से बड़े हैं तो कितने छोटे हो सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हो उनको? बहुत भी मिनिमम करोगे तो इंटीजर है तो मिनिमम भी होंगे 6 होंगे. सारी की सारी वैल्यूज को 6 ले लोगे, सबको 6 ले लोगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, सब इक्वल हो सकते हैं. तो सारी वैल्यूज को तुमने 6 ले लिया. यहां पे सम आ रहा है हमारा 30 इंटू 5, टोटल सम इज 150 एंड दैट विल बी गुड 20 इंटू एवरेज प्लस 10 इंटू 6. सो 20 इंटू एवरेज, या एवरेज मिनिमम है बेसिकली,
एवरेज मैक्सिमम, सॉरी एवरेज मैक्सिमम, ठीक है, 20 इंटू एवरेज मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू 150 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 90. तो मैक्सिमम एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स विल बी इक्वल टू 4.5. Maximum average will be 4.5. Option C will be the answer. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. एक लास्ट बात, जो इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं डालेगी आंसर पे, बट जस्ट इन केस क्वेश्चन ये कहता देयर आर एग्जैक्टली 20 इंटीजर्स विच आर लेस देन 5 एंड ऑल द अदर इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 5. exactly 20 integers which are less than 5 and all the other integers are greater than 5. in that case कोई भी इंटीजर हमारा 5 नहीं हो सकता. ठीक है, कोई भी इंटीजर उस केस में 5 नहीं हो सकता, और सारे के सारे 20 इंटीजर्स हमारे लेस देन 5 आते. कैलकुलेशन हम तब भी ऐसे ही करते और हमारा रिजल्ट तब भी यही आता कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज विल बी इक्वल टू 4.5. बट थिंक अबाउट इट, अगर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि ऑल द 20 इंटीजर्स मस्ट बी लेस देन 5, तो अगर वो लेस देन 5 हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है उनका? दे कैन नॉट बी इक्वल टू 5, और क्योंकि इंटीजर है तो दे एट मैक्स कैन बी इक्वल टू 4. तो अगर सारे के सारे इंटीजर्स की वैल्यू एट मैक्स 4 हो सकता है तो एवरेज 4.5 कैसे आएगा? एवरेज 4.5 आना पॉसिबल ही नहीं था. तो इस कैलकुलेशन से हमारा एवरेज 4.5 आ तो रहा है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. अगर ऐसा कंडीशन गिवन होता तो हमेशा क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से बाद में ये भी चेक करना है कि क्या वो चीज पॉसिबल है जो हम कंक्लूड कर रहे हैं. तो यहां पे तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज हमें जो वैल्यूज लेनी है दे कैन बी लेस देन और इक्वल टू 5. तो 4.5 एवरेज आ रहा है, तो वी कैन टेक ऑल 10 ऑफ देम. 10 वैल्यूज को हम 5 ले लें और 10 वैल्यूज को 4 ले लें. ठीक है, या 11 को 5 ले लो, 9 को 4 ले लो, 1 को 3 ले लो. तो देयर आर मल्टीपल केसेस, बट यस दिस इज पॉसिबल. पॉसिबल भी होना चाहिए जो हमारा आंसर आ रहा है. ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल इसीलिए इंक्लूडेड है. ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट नहीं होना चाहिए, पॉसिबल भी तो होना चाहिए. ठीक है, सो आंसर विल बी 4.5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cat's parent appears for a certain number of tests. A cat aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average score for the first 10 and last 10 tests are 20 and 30 respectively, तो total number of tests taken by him कितना होगा? तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. फर्स्ट 10, लास्ट 10 एंड ऑल द रेस्ट. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमें निकालने हैं. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि रिमेनिंग टेस्ट हमारे n है. फर्स्ट 10 तो फर्स्ट 10 है, लास्ट 10 तो लास्ट 10 है, और फर्स्ट 10 का एवरेज हमें गिवन है 20, लास्ट 10 का एवरेज है 30. इनका एवरेज हमें पता नहीं, लेट अस से एवरेज है x, एवरेज मान लिया x है. ओके, तो एवरेज स्कोर हमारा इंक्रीज करता है 1 से इफ द फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड. अगर फर्स्ट 10 को हम कंसिडर नहीं करते तो एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, एवरेज इंक्रीज कर जाता है 1 से. ओके, सो जो भी ओवरऑल एवरेज है हमारा, ठीक है, एक्स एवरेज आ रहा है हमारा, ओवरऑल सबका एवरेज या तो निकाल लें कि टोटल टेस्ट हमारे कितने हैं, n प्लस 20 है. हालांकि ये कंबरसम हो जाएगा इस तरह से, सिंप्लीफाइड अप्रोच से ही सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज स्कोर इंक्रीज कर जाएगा 1 से इफ द फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड, बट डिक्रीज कर जाएगा 1 से इफ द लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड. तो डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में? एक केस में तुम फर्स्ट 10 टेस्ट और बाकी बचे हुए टेस्ट को ले रहे हो, ऑल द रेस्ट को ले रहे हो. एक केस में तुम लास्ट 10 और बचे हुए टेस्ट को ले रहे हो. यानी कि फर्स्ट केस में यू आर टेकिंग n प्लस 10 टेस्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट 10, और लास्ट 10 सेकंड केस में भी तुम n प्लस 10 टेस्ट इन टोटल ले रहे हो इंक्लूडिंग लास्ट 10. यानी रिप्लेसमेंट ही तो हो रहा है एज सच, रिप्लेसमेंट वाला ही तो केस, और तो कुछ है नहीं, रिप्लेस कर रहे हो. ठीक है, सो जो n टेस्ट हमारे हैं वो तो दोनों केस में इंक्लूड हो रहे हैं, तो उनको भूल जाओ, बाकी बचे हुए पे फोकस करो, यानी फर्स्ट 10 और लास्ट 10 पे फोकस करो. तो फर्स्ट 10 का हमारा सम कितना आ रहा है? समिंग इज कमिंग आउट टू बी 20 इंटू 10 200. फर्स्ट n टेस्ट का सम आ रहा है हमारा 200, और बचे हुए n टेस्ट का सम कुछ भी मान लो, n इंटू एक्स मान लो. ठीक है, और लास्ट केस में, सेकेंड केस में हमारा 300 सम आ रहा है लास्ट n टेस्ट का, और n इंटू एक्स फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द n टेस्ट. ओके, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ओके, तो हम जब हम दोनों केसेस को कंपेयर कर रहे हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग बोथ द केसेस, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? एक केस में हमारा एवरेज इंक्रीज कर रहा है 1 से, और एक केस में एवरेज डिक्रीज कर रहा है 1 से. इंक्रीज कब करेगा? जबकि लास्ट 10 को इंक्लूड करोगे. डिक्रीज कब करेगा? जबकि फर्स्ट 10 को इंक्लूड करोगे. तो सेकंड वाले केस में एवरेज क्या आएगा? एवरेज विल बी nx प्लस 300 डिवाइड बाई n प्लस 10, और फर्स्ट केस में एवरेज आ जाएगा nx प्लस 200
डिवाइड बाई n प्लस 10, और डिफरेंस आ रहा है हमारा 2 का, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2, दिस विल बी इक्वल टू 2। nx से nx कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, और 300 माइनस 200 इज 100, तो 100 अपॉन n प्लस 10 इज इक्वल टू 2। So 50 इज इक्वल टू n प्लस 10, n प्लस 10 50 आ गया, तो n इज इक्वल टू 40 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, n की वैल्यू नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, n प्लस 20 है, तो n प्लस 20 हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी 40 प्लस 2 60, आंसर विल बी 60 इन दिस केस, 60 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। और जब हम समझ ही गए थे कि ये केस रिप्लेसमेंट का है, तो फर्स्ट 10 के केस में सम कितना आ रहा है, सम ऑफ टेस्ट आ रहा है 20, एवरेज है 20 इंटू 10 200 इज सम, और लास्ट 10 के केस में सम इज 300। तो चेंज क्या आएगा, क्योंकि बाकी तो सब फिक्स्ड है, बीच में जो भी है वो तो सब फिक्स्ड है, सेम है दोनों केसेस में, तो मैटर करता है सिर्फ फर्स्ट 10 और लास्ट 10 का, ये तो डिफरेंस आ रहा है सम में, तो सम में चेंज कितना आएगा, 300 माइनस 200 100 का डिफरेंस आएगा, और नंबर ऑफ टेस्ट n अगर मिडिल वाले हैं तो n प्लस 10 है, तो 100 अपॉन n प्लस 10, और इसी की वजह से हमारा एवरेज में डिफरेंस आ रहा है -1 + 1 2 का, तो दिस इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिख दोगे, एंड हेंस n विल बी इक्वल टू 40। ओके, ठीक है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिख पाओगे तो क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in an apartment complex the number of people aged 51 years and above is 30 and there are at most 39 people whose ages are below 51 years। तो दो कैटेगरीज हैं, एक तो कैटेगरी हमारा ओल्ड पीपल का, पीपल एजेड एज 51 years and above, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 51 years, और सेकेंड कैटेगरी है एज लेस देन 51 years। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 years के कितने लोग हैं, क्या है 30 are there, 30 persons are there, and at most 39 whose age are below 51, तो this value is less than equal to 39, at most 39 यानी 39 होना पॉसिबल है, तो नंबर इज लेस देन इक्वल टू 39 फॉर द सेकंड कैटेगरी। ओके, द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इज 38, तो एवरेज एज ऑफ ऑल इज 38, नंबर हमें पता नहीं, नंबर तो 30 प्लस वट एवर इज देयर, 30 लेस देन इक्वल टू 39, ठीक है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ द पीपल हुज एज आर बिलो 51 years। हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एवरेज एज ऑफ द सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का एवरेज एज हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, सेकंड ग्रुप का एवरेज एज हमें मैक्सिमाइज करना है, तो अब ये बात सोचो कि अगर हमें सेकंड ग्रुप का एवरेज एज मैक्सिमाइज करना है, टोटल एवरेज हमारा फिक्स्ड है, तो क्या करेंगे, अगर टोटल हमारे पास पैसे फिक्स्ड है और उनमें से एक को पैसे ज्यादा देने हैं तो दूसरे को पैसे कम देने पड़ेंगे, तो अगर हमें सेकंड वाले ग्रुप का एवरेज मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है एवरेज, तो वी मस्ट हैव टू मिनिमाइज द एवरेज ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, मिनिमाइज एवरेज ऑफ दिस ग्रुप। ओके, और अगर मिनिमम करोगे, कितना मिनिमम हो सकता है, क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है दैट एज ऑफ ऑल द पर्संस इन द फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51, या तो 51 होगा उससे ज्यादा होगा, और हमें करना है मिनिमम, तो सबकी एज कर दो 51, सबकी एज कर दो 51, एवरेज भी हो जाएगा 51, सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एवरेज। अब इक्वेशन बना लो, ठीक है, अब इक्वेशन बना लो, तो मिनिमम हमारा वैल्यू आ रहा है 51, क्या ये क्लियर है, ठीक है। और तो लेट अस से, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, मान लिया हमने नंबर है यहां पे n और एवरेज है यहां पे x, टोटल नंबर हो जाएगा n प्लस 30। ओके, तो सम ऑफ ages of all the persons will be n plus 30 into 38, okay, and that will be equal to 30 into 51, sum of age of all the persons greater than equal to 51 years, 30 into 51 plus n into x, so n into 38 यानी 38n plus 30 into 38 is equal to 30 into 51 प्लस n इंटू एक्स, n इंटू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो दिस विल बिकम n कॉमन आ जाएगा, n इंटू 38 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू 51 माइनस 38, और 51 माइनस 38 है 13, 30 इंटू 13, ये इक्वेशन बन गया हमारा।
ठीक है, n इंटू 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 13। क्या यहां तक बात समझ में आती है? देखो अगर कोई तुम्हें ये बता रहा है कि स्ट्रेट अवे 39 पुट कर दो वैल्यू n की बजाय, तो वो गलत बता रहा है। वो गलत इसलिए बता रहा है क्योंकि फिर वो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी शॉर्टकट वाली बात अलग है कि बाद में हम समझेंगे कि ठीक है n को 39 क्यों पुट करना चाहिए, वाई द n शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो इसके लिए मैं इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा कि n की वैल्यू क्या होना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज इफ देयर इज अ गुड क्वेश्चन देयर माइट बी अ चांस कि तुम मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो और क्वेश्चन फंसा दे तुमको। ठीक है, तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए क्यों हम मैक्सिमम पुट कर रहे हैं, तो लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए इक्वेशन को। अब फाइनली लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, n इंटू 38 माइनस एक्स इज 390। दिस इज इक्वल टू 390। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एज ऑफ पीपल हुज एज आर बिलो 51, और वो वैल्यू क्या है, एवरेज हमारा है एक्स। एक्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, सो एक्स शुड बी मैक्सिमम, और एक्स को हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 38 में से, तो अगर एक्स मैक्सिमम होगा 38 माइनस एक्स क्या होगा, दिस विल बी मिनिमम। और अगर 38 माइनस एक्स होगा मिनिमम, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है, n इंटू 38 माइनस एक्स इज 390, प्रोडक्ट तो फिक्स्ड है। तो अगर 38 माइनस एक्स हमारा मिनिमम हो रहा है और उसमें हम एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है दैट मस्ट बी मैक्सिमम, तो n को होना पड़ेगा मैक्सिमम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? x को हमें करना है मैक्सिमम, 38 माइनस एक्स होगा मिनिमम, तो n होगा मैक्सिमम, और n मैक्सिमम कैन बी लेस देन इक्वल टू 39, तो n मस्ट बी इक्वल टू 39। तो 39 इंटू 38 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 390, एंड हेंस 38 माइनस एक्स will be equal to 10, so x will be equal to 28 years। आंसर आ जाएगा हमारा x equal to 28 years, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो बात ये है, देयर वर टू ग्रुप्स। एक ग्रुप में एज था ग्रेटर देन इक्वल टू 51 ईयर्स, सेकंड ग्रुप में एज वाज लेस देन 51 ईयर्स। फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ पर्संस वाज 30, सेकंड ग्रुप में नंबर ऑफ पर्संस वाज लेस देन इक्वल टू 39। फर्स्ट ग्रुप का एवरेज हमें, क्योंकि टोटल सेकंड ग्रुप का एवरेज हमें मैक्सिमाइज करना है, फर्स्ट ग्रुप का एवरेज को हमें मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम एवरेज वाज 51, नंबर वाज 30, एवरेज वाज 51। ओके, और ओवरऑल एवरेज हमें कितना गिवन है, ओवरऑल एवरेज इज 38। ओवरऑल एवरेज इज 38। तो एवरेज से डेविएशन देख लो, डेविएशन देख लो कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में डेविएशन कितना आ रहा है, 13 ज्यादा है, 51 क्या है, 51 इज 38 प्लस 13, 13 ज्यादा है, एवरेज 13 ज्यादा है, सम में डेविएशन कितना आएगा 13 इंटू 30 यानी कि प्लस 390, और नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए, यानी कि सेकंड ग्रुप का डेविएशन कितना होना चाहिए, माइनस 390, तभी तो नेट डेविएशन जीरो होगा। सेकंड ग्रुप का डेविएशन होना चाहिए माइनस 390। ठीक है, तो वहां पे ये मेथड में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट मेथड में हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, डेविएशन से समझ लोगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस 390 शुड बी द डेविएशन, दिस शुड बी द डेविएशन, और हमें चाहिए लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज। तो एवरेज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में डेविएशन बांट दो, क्योंकि डेविएशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अल्टीमेटली। तो एक पर्सन के लिए डेविएशन जितना कम होगा उतना बेटर है, और डेविएशन कब सबसे कम होगा, जबकि नंबर ऑफ पर्संस विल बी मैक्सिमम। तो टेक दिस एज 39। ठीक है, तो नेट डेविएशन पर पर्सन कितना आ जाएगा, माइनस 390 बाई 39 यानी कि माइनस 10, और किस में सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ओवरऑल एवरेज में। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज विल बी 38 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 28 ईयर्स। डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लोगे, क्या ये क्लियर है? ठीक है, बट मेथड दोनों ही समझ में आना चाहिए, पहला वाला मेथड भी समझ में आना चाहिए। कभी कभी सेकंड मेथड तुम्हें ना क्लिक करे एग्जाम में, या फंस जाओ कहीं पे जाके, डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, तो फर्स्ट मेथड भी समझ में आना चाहिए। ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a1 a2 a3 till a52 be positive integers such that a1 is less than a2 a2 is less than a3 and so on till a52. the numbers are strictly increasing, इक्वल नहीं हो सकते। सपोज देयर अरिथमेटिक मीन इज 1 लेस देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ a2 से लेके a52 तक का, सबका अरिथमेटिक मीन इज 1 लेस देन अरिथमेटिक मीन ऑफ a2 से a52, और a52 हमें गिवन है 100। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a1 क्या होगा, a1 a2 till a52 their average is 1 less than arithmetic mean of a2 to a52. Let us say the average of all the numbers from a2 to a52 that is equal to capital A. कैपिटल A है, तो फर्स्ट केस में एवरेज कितना है, कैपिटल A -1,
यही तो है। ठीक है, अब एक बार A1 के बारे में सोचो, A1 के बारे में सोचो। A1 बेचारा जब तक इंक्लूडेड नहीं था, एक सेकंड, व्हाइट पेन सेलेक्ट हो गया था, ओके ठीक है। तो A1 जब तक इंक्लूडेड नहीं था तो एवरेज हमारा आ रहा था कैपिटल ए, और जब हमने A1 को इंक्लूड कर लिया तो हमारा एवरेज 1 कम हो गया, isn't it so? तो अगर थिंक अबाउट इट, इफ A1 वाज इक्वल टू एवरेज, तब तो एवरेज हमारा एवरेज ही रहता, ए ही रहता, चेंज नहीं होता। बट चेंज हुआ है कितना, 1 से रिड्यूस हुआ है। तो अगर एवरेज 1 से रिड्यूस हुआ है तो सम कितने से रिड्यूस हुआ होगा, टोटल नंबर है 52, तो -52 हुआ होगा सम, और हुआ है सिर्फ और सिर्फ A1 की वजह से, तो A1 मस्ट हैव बीन A -52, ओके, A -52, अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, बट ये बात मेथड समझ में आ गया, ज्यादा बेटर है। तो A1 इज A -52, एडिशनली हमें गिवन है A52 इज इक्वल टू 100, एंड वी हैव टू फाइंड आउट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A1। तो A1 को हमें करना है मैक्सिमाइज, और A1 डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमारे सारी की सारी वैल्यूज, तो अगर हमें A1 को मैक्सिमाइज करना है तो A1 उतना ही मैक्सिमम हो पाएगा जितना कि बाकी वैल्यूज मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि A1 हमारा कनेक्टेड किससे है, A से कनेक्टेड है। तो इफ A इज मैक्सिमम, if overall average is maximum, average of rest of 51 numbers, if A is maximum, then A1 will be maximum। तो हमें A को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल द 51 नंबर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और कंडीशन ये है कि सारे नंबर्स क्या है, लगातार छोटे होते जा रहे हैं। A52 लार्जेस्ट है, A51 उससे छोटा होगा, A50 उससे छोटा होगा, एंड सो ऑन। तो A52 अगर 100 है, A51 क्या हो सकता है, बहुत बड़ा भी होगा तो भी 99 होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो हमें 99 ही लेना पड़ेगा ताकि हमारा कैपिटल A यानी कि एवरेज ऑफ 51 नंबर्स मैक्सिमम आ जाए। A50 विल बी 98 एंड सो ऑन टिल A2। तो A2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स 51 है, तो 100 माइनस 50, दिस विल बी 50। ठीक है, A2 में 2 में 50 ऐड करोगे तब 52 आएगा, 50 में 50 ऐड करोगे 100 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 50 की जगह तुम गलती से 49 कर दो या 51 कर दो तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो A2 हमारा आएगा 50, बिकॉज A52 है 100। और ये देखो टर्म के डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां भी डिफरेंस हमारा 50 का ही आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यहाँ पे 1 या 2 का गलती कर दोगे ऊपर नीचे और कुछ नहीं मेंशन हुआ, क्वेश्चन कुछ और हुआ, तो क्वेश्चन में चीजें गलत हो जाएंगी। क्या ये क्लियर है? एवरेज कितना आ जाएगा, क्योंकि यहां से एवरेज निकल आएगा। एवरेज विल बी लास्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू, दोनों को जोड़ दो, तो एवरेज कैपिटल A विल बी इक्वल टू 100 प्लस 50/2 एंड दैट इज इक्वल टू 75। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एवरेज इज 75, तो A1 विल बी इक्वल टू 75 minus 52 which is equal to 23. Largest possible value of A1 will be 23, option B. Option B. Clear? Okay. Next question. An elevator has a weight limit of 630 kg. It is carrying a group of people of whom the heaviest weight is 57 kg and lightest weight is 53 kg. What is the maximum possible number of people in the group? मैक्सिमम पॉसिबल कितने लोग हो सकते हैं ग्रुप में? वेट लिमिट कितना है? 630। वेट लिमिट हमारा है 630 kg, यानी कि इससे ज्यादा वजन तो नहीं चढ़ सकता। और हमें मैक्सिमाइज करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल को, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल तब मैक्सिमम होंगे जबकि सबका वेट बहुत कम हो, कम से कम हो, और कम से कम वेट भी होगा तो भी कितना होगा, 53 होगा। और हमें यह भी गिवन है कि हाईएस्ट वेट 57, यानी कि कम से कम एक पर्सन तो ऐसा जरूर है जिसका वेट है 57। तो एक पर्सन का वेट हमने ले लिया 57, बाकी सबका वेट ले लोगे 53 एंड सो ऑन, सबका वेट ले लो 53। ठीक है, तो कितने पर्सन हो जाएंगे? एक को 57 ले लिया है, लेट अस से n पर्सन आर देयर ऑफ वेट 53, तो 53n विल बी इक्वल टू 630 माइनस 57, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 600 माइनस 27, तो 573। तो n विल बी इक्वल टू 573 बाय 53 विच इज 10 पॉइंट समथिंग। अब क्योंकि नंबर ऑफ पर्संस तो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, इंटीजर ही होंगे, तो n मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 10, क्योंकि 11 होना पॉसिबल नहीं है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बट n की वैल्यू नहीं पूछा है हमसे, ध्यान रखना है कि 57 वाला भी एक बंदा था, तो n+1 की वैल्यू पूछा है। सो n+1 यानी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल विल बी n+1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 11, दैट विल बी इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो एक चीज है, अगर तुमसे बार बार ऐसी गलती होती है कि तुम +1 करना भूल जाते हो, तो वहां पे क्या कर सकते हो तुम, इंस्टेड n मानने के तुम यहां पे एज्यूम कर लो दिस वैल्यू एज n-1, n के बजाय इसको n-1 मान लो। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं,
ठीक है, इसको n-1 मान लो। उससे क्या होगा कि फिर तुम्हें पता है कि आंसर n निकालना है, तो जो आंसर निकालना है उसके हिसाब से अपना कन्वीनियंट जो वैल्यूज एज्यूम करना है उसको आंसर के हिसाब से एज्यूम कर लो। सो टेक दिस एज n-1, तो 53 into n-1 is equal to 573 and hence n-1 comes out to be 10 point something, तो n will come out to be 11 point something, तो n max will be equal to 11 आ जाएगा। अदरवाइज वेरिएबल आने की कोई ऐसा जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 57, एक सेकंड, 57 का हमने 1% लिया, 57 वेट वाला, ठीक है। अब 53 वाले तुमने कितने ले लोगे, 10 ले लिए, कितना वेट हो गया 530 प्लस 57, दिस इज 587। अब बचता कितना है 43 और ले सकते हो मैक्सिमम, बट हमारा मिनिमम भी वेट होगा 53 होगा, तो अब एक और पर्सन नहीं लिया जा सकता, तो ओनली 11 पर्सन कैन बी टेकन, 10 + 1 11। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट वन, द एवरेज हाइट ऑफ 22 टॉडलर्स इंक्रीजेस बाय 2 इंचेस व्हेन 2 ऑफ देम लीव दिस ग्रुप। 22 टॉडलर्स का एवरेज हाइट इंक्रीज बाय 2 इंचेस व्हेन 2 ऑफ देम लीव दिस ग्रुप। 22 टॉडलर्स इन टोटल and there are 2 groups, 20 का group and then 2 का group, and average height increases by 2 when 2 of them leave the group। तो 22 का अगर average height x है तो 20 का average height will be x + 2 when 2 of them leave the group। if the average height of these 2 toddlers is 1/3 the average height of the original 22, तो इनका एवरेज कितना है, this is x/3। तो एवरेज हाइट इन इंचेस ऑफ द रिमेनिंग 20 टॉडलर्स क्या होगा, एवरेज हाइट इन इंचेस ऑफ द रिमेनिंग 20 टॉडलर्स क्या होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो या तो यहां पे इक्वेशन बना लो स्ट्रेट अवे कि 22x इज इक्वल 20 into x + 2 प्लस 2 अपॉन x + 2 into x + 3 x/3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 66x इज इक्वल टू 60x प्लस 120 प्लस 2x, so 4x is equal to 120, so x will be 30, but question हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा वैल्यू x + 2 का, so answer will be 32, option C will be the answer, 32 inches will be the answer। okay, अदरवाइज ऐसे सोच सकते हो 22 पर्सन्स का जो एवरेज है दैट इज x, 20 पर्सन्स का एवरेज आ रहा है x + 2, तो डेविएशन कितना है एवरेज से, एवरेज प्लस 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, सबके एवरेज से 2 ज्यादा है, तो डेविएशन आ रहा है +40 का, और ओवरऑल डेविएशन शुड बी 0, तो यहां पे डेविएशन आना चाहिए -40। 2 पर्सन के लिए डेविएशन आ रहा है -40, यानी कि एक पर्सन के लिए कितना आएगा डेविएशन -40/2, यानी कि दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू x - 40/2। x/3 इज इक्वल टू x - 40/2 यानी x - 20, तो 2x/3 विल बी इक्वल टू 20, सो x विल बी 30 एंड हेंस x + 2 विल बी 32। डिविजन अप्रोच से सॉल्व कर लोगे, फट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर होता है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी हमने इस सेशन में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो तुम्हें समझ में आए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन अच्छा लगा है देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू आर नॉट वॉचिंग द अदर कंटेंट्स, तो और भी PYQ के सेशंस मैंने अपलोड किए हैं, और अगर एवरेज में तुम्हें डाउट है तो एवरेज के सारे सेशंस मैंने सीक्वेंस अपलोड किए हैं, तो एक बार उनको चेकआउट कर लेना, तो तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ में एक एडिशनल प्रैक्टिस भी हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी तुम्हें क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर वट एवर कंसर्न इज देयर, तो you can always message me on Telegram at ADITYAKT. That is all in this session. Bye bye, take care and keep learning.